नमस्कार। आपस की बात में आज हम बात करेंगे मैथ्स की। हाँ, क्योंकि हमारा जीवन पूरा गणित पर आधारित है। अगर हम अपनी उम्र की बात करें तो बिना अंकों के हम अपनी उम्र का हिसाब नहीं लगा सकते। यदि टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो बिना अंकों के हम टाइम का गुणा भाग भी नहीं कर सकते। यानी जीवन ही पूरा गुणा भाग पर आधारित है। इस गुणा भाग पर आधारित गणित के प्रश्नों के उत्तर को हमें कैसे लिखना है, मिलते हैं हम मैथ्स की एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि तिवारी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि तिवारी, प्राध्यापक गणित, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, आज आपस की बात में आपके साथ उपस्थित हूँ गणित विषय की प्रश्न पत्र को हल करने के तरीके के साथ। जैसा कि विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि गणित की अपनी एक अलग भाषा होती है। गणित पूर्णतः लॉजिक लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, तार्किक भाषा हम यहाँ पर यूज करते हैं। हमारे हर कथन के पीछे, हर स्टेटमेंट के साथ में कोई ना कोई लॉजिक लगा रहता है। तो जब भी हम अपने आंसर्स को लिखते हैं तो जिस लॉजिक का हम यूज कर रहे हैं, जिस तर्क को हमने लगाया हुआ है, उसका हमें उस स्टेप के साथ में ब्रैकेट्स में अनिवार्यतः यूज करना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं कि ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में हम हमारे प्रश्न पत्रों को कैसे हल करें। अभी तक आपने देखा कि प्राइमरी में जो आप गणित पढ़ते थे, वहां से लेकर के हायर एजुकेशन में आते आते गणित में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले गणित पूरी तरह से गणितीय ही था, फॉर्मूलेस पर बेस्ड था। हम फॉर्मूला लगाते थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आगे आते आते अब हम देख रहे हैं कि महाविद्यालय स्तर पर आप जो गणित पढ़ रहे हैं उसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको ज्यादा सॉल्व करने हैं। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम अगर बात करें मैट्रिसेस की, कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस हो या वेक्टर कैलकुलस हो, इस तरह के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूरे अगर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो हम पहले उन फॉर्मूले का उल्लेख अवश्य रूप से हमारी कॉपी में करें कि जिसको लगा करके हमने आंसर बनाया है। उसके बाद हम दिए गए क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। जहां भी जो यूज हम कर रहे हैं जिस फॉर्मूले का, उसको हम ब्रैकेट में वहां पर लिखते जाएं कि चूंकि ऐसा होता है इसलिए हमारा ये रिजल्ट परिवर्तित हुआ। अब इस तरह से गणितीय प्रश्नों को तो आप बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन जब हम सैद्धांतिक प्रश्न पत्र पर आते हैं, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में जैसे हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वो मैथमेटिकल भी है और कहीं उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। तो जहां पर थ्योरम्स को सॉल्व करने की बात आती है, वहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि आंसर्स को लिखते समय हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कीवर्ड्स कौन से हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको पॉइंट आउट करिए, उन कीवर्ड्स को पहले डिफाइन करिए। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें पहले पढ़े हुए किसी रिजल्ट का उपयोग हमको करना पड़ता है कि हमने कोई थ्योरम पहले पढ़ा था, उसकी सहायता से हम इसमें आगे यहाँ पर ये स्टेप लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उस रिजल्ट को भी, जहां हम कीवर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं, वहीं पर हम साथ में उस रिजल्ट को फैक्ट 1, फैक्ट 2, जितने भी फैक्ट्स हमको लगाने हैं उनको हम फैक्ट 1, फैक्ट 2 करके लिखते जाएं और पहले हम इनको लिख दें आंसर बुक में। उसके बाद में फिर हम दिए गए क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करें। अब जैसे हम कीवर्ड्स की या फैक्ट की बात करते हैं कि क्या है, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको देती हूँ कि सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दिया गया, प्रूव दैट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप। समाकारिता का हमें सिद्ध करना है कि समाकारिता का अष्टी किसी भी समूह का प्रासामान्य उपसमूह होता है। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बात करें तो कीवर्ड्स यहाँ पर कौन से आए हैं, तो कीवर्ड्स हमारे पास है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का अष्टी, और दूसरा है नॉर्मल सबग्रुप या प्रासामान्य उपसमूह। तो हमें क्या करना है, पहले हमको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करना है कि समाकारिता का अष्टी क्या होता है, उसके बाद हमको नॉर्मल सबग्रुप को डिफाइन करना है। अब जब नॉर्मल सबग्रुप की हम बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल सबग्रुप में, सबग्रुप अपने आप में एक अलग वर्ड है। सबग्रुप के लिए हमने डेफिनेशन अलग से दी हुई है कि यदि G एक ग्रुप है और H उसका सबसेट है तो H स्वयं यदि अपने आप में उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप है तो हम कहते हैं कि H G का सब ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करते समय फिर हमको 4 प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। उसके लिए थोड़ी
उसको इजी बनाने के लिए आगे क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए। हमने क्या किया कि 4 प्रॉपर्टी की जगह 2 प्रॉपर्टी पे या 1 प्रॉपर्टी पे सीमित कर दिया कि अगर G एक ग्रुप है और H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है तो H सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि करके हमने 2 कंडीशन डिफाइन करी, या यदि और केवल यदि हमने एक कंडीशन डिफाइन करी कि सभी A और B बिलोंग्स टू H के लिए A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये एक फैक्ट हो गया कि हम जब सब ग्रुप प्रूफ करेंगे तो इसको हम फैक्ट के रूप में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया क्वेश्चन है जिसमें हमको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, वहां हम कीवर्ड्स तो लिखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इनकी डेफिनेशन दे दें, उसके बाद हम फैक्ट दे दें और फैक्ट में हम इस क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया को आप यूज कर रहे हैं, अगर आप पहले क्राइटेरिया को यूज कर रहे हैं कि if G is group H is non-empty subset of G, then H is subgroup of G if and only if for all A and B belongs to H, AB belongs to H, and secondly for every A belongs to H, A inverse belongs to H। तो आप इसको फैक्ट 1 करके लिख दीजिए और इसकी सहायता से फिर अब आप अपने क्वेश्चन का प्रूफ देना शुरू करिए कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के या के जो हमने डिफाइन किया समाकारिता का अष्टी, उसके एलिमेंट्स लीजिए, उसमें आप पहले देखिए कि वो सब ग्रुप है या नहीं, फिर आप देखिए कि वो नॉर्मल है या नहीं। तो हमारे अगर हमने पहले डेफिनेशंस को लिखा है, फिर हमने फैक्ट भी लिखा है और नीचे जब हम यूज कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन 1 बाय डेफिनेशन 2 करके हम अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर ज्यादा सटीक होगा। और सबसे बड़ी चीज कि क्वेश्चन का आंसर जैसे अगर हम देखें कि अगर हम इसको देखेंगे, आप अगर अपनी बुक में देखते हैं तो ये आंसर मुश्किल से 10-12 लाइन में ये प्रूफ हो जाता है, लेकिन एक्सटेंड कैसे होगा, आपको थोड़ा सा तो बड़ा लिखना है, एग्जामिनर को आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या इसमें आता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा तरीका आपका आंसर लिखने का यही होगा कि आप पहले दिए गए थ्योरम्स में जो भी क्वेश्चन में थ्योरम के फॉर्म में जो पूछे गए हैं उसमें आप कीवर्ड्स को लिखें, कीवर्ड्स को डिफाइन कर दें, जिन फैक्ट्स का आप यूज करने वाले हैं उन फैक्ट्स को लिखें, उसके बाद में आप अपना प्रूफ स्टार्ट करें और अपने प्रूफ को खत्म करें। जहां पर भी प्रूफ में भी साइड में जो भी लॉजिक आप लगा रहे हैं उस लॉजिक को, उस तर्क को ब्रैकेट्स में आप जरूर लिखते जाएं, जिससे आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा। एग्जामिनर को भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि विद्यार्थी ने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में सभी एक जैसा लिखने वाले हैं। बुक से देख करके अगर कोई लिखेगा तो पूरी कॉपी करेगा तो सबके आंसर एक जैसे रहेंगे, तो डिफरेंस कहाँ समझ आएगा। हम इन टिप्स को याद रखें कि मैथमेटिकल लैंग्वेज का, गणितीय भाषा का विशेष रूप से हम हमारे आंसर्स में उपयोग करें, लॉजिक्स के साथ अपने आंसर्स को लिखें, जिन कीवर्ड्स का उल्लेख अवश्य रूप करें, हम साथ में जिन फैक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं उन फैक्ट को हम साथ में जरूर लिखते जाएं, और इस तरह से करके, और साथ में अगर हम लास्ट में रेफरेंसेस दे दें, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उन टेक्स्ट बुक का रेफरेंस भी अगर हम दे दें कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने किस बुक को रिफर किया है, तो रेफरेंस में आप अपनी टेक्स्ट बुक को डालिए। टेक्स्ट बुक से मतलब है कि जैसे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो आईएन होस्टिन की टॉपिक्स इन अलजेब्रा आपकी टेक्स्ट बुक है। ऐसे ही सभी विषयों में आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, वो सारी टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में रहती हैं। आपके प्राध्यापकों ने आपको अध्ययन अध्यापन के दौरान इन चीजों से अवगत कराया होगा, तो उन टेक्स्ट बुक को रेफरेंस के फॉर्म में आप जरूर लिखें। आप रेफरेंस में जो सीरीज बुक्स आती हैं उनका यूज ना करें, केवल टेक्स्ट बुक का करें। तो इस तरह से अगर आप अपने आंसर्स को लिखते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर पर आपकी कॉपी देख करके बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमेशा आंसर को सीमित और सटीक शब्द भाषा में लिखने का प्रयास करें। गणित की भाषा पूरी तरह से यूज करें, लॉजिक्स का यूज करें और बेहतर तरीके से अपने आंसर को लिखें। कभी भी याद करने का प्रयास न करें, गणित के क्वेश्चंस को याद न करें, समझकर उसको आगे लिखने की कोशिश करें, तो आपके आंसर हमेशा बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि थ्योरेटिकल पेपर में भी, मैथमेटिकल में तो बच्चों को फुल मार्क्स मिलने के बहुत चांस रहते हैं, थ्योरेटिकल पेपर में भी अगर आप अपने आंसर्स को बहुत सटीक शब्दों में लिखते हैं तो वहां भी आपको 100% मार्किंग के चांस रहते हैं और मिलते भी हैं बच्चों को। हम लोग देखते हैं, हमारे पास भी कॉपीज आती हैं, वैल्यूएशन हम भी करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे आंसर्स लिखे होते हैं और अपने आप हमारी कलम उस बच्चे को फुल मार्क्स देने के लिए बढ़ जाती है। तो इसीलिए लॉजिक्स का यूज करते हुए अपने आंसर्स को बहुत सटीक रूप में प्रस्तुत करें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी आपने सुना और समझा भी कि मैथ्स के प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है। हमने अपने पिछली वीडियो में साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बात की थी।
हम अपने आने वाले वीडियो में साइंस डिसिप्लिन में कैरियर की पॉसिबिलिटीज को लेकर बात करेंगे। यदि आपको गणित के क्षेत्र में, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी में अलग अलग फील्ड में जाना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अपनी क्वेरीज हमारे मेल पर भेज सकते हैं और हमें फोन कॉल कर सकते हैं 11 से 3 के बीच में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।